हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर हम कर चुके हैं और अब कैसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो हम आज। चार मेथड्स यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस डिराइव कर चुके हैं ज़ीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। तो उनसे कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन करते हैं वो हम सीखेंगे। ग्राफिकल मेथड यूजिंग हाफ लाइफ पीरियड मेथड और ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। इंटीग्रेटेड मेथड क्या है? इसमें हम टाइम पर कंसंट्रेशन लेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की और उनको हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहाँ पर के की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ इसको। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने रेट इक्वेशन निकाली थी k इज इक्वल टू 2.303 t log a अपॉन a माइनस एक्स। तो हम डिफरेंट टाइम पर टी 10 मिनट्स पे, 20 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे, इन्फिनिटी पे, टी पे आप a और a माइनस एक्स की वैल्यूज़ ले लेते हो और आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो वैल्यूज़ को और हर टाइम k की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो आप मानते हो कि इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। We substitute the value of a minus x and t at different time intervals and we determine value of k. For example, for 10 minutes, for 20 minutes, for 30 minutes, and when k comes constant for all the times, for all the values, then that is a first order reaction. अब चलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की ओर। अगर यहाँ पर वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती है तो वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। तो अब उन्हीं वैल्यूज़ को हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की रेट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, t को, x को, a माइनस एक्स को। अब यहाँ भी डिफरेंट टाइम्स में हम k की वैल्यू निकालेंगे, 10 मिनट्स पे, 20 मिनट्स पे, जो भी आप टाइम इंटरवल लेते हो। तो यहाँ अगर k की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी तो प्रूव होगा कि दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मैं इस तरह का आपको न्यूमेरिकल भी करा चुकी हूँ और ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर के लिए जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अनइक्वल हो, सेम नहीं होती। इनिशियल कंसंट्रेशन A है और दूसरे रिएक्टेंट की B है। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आप कर चुके हो जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। तो अगर यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती है तो आप वैल्यूज़ को इधर डालोगे, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाती है तो आपको पता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है फॉर अनइक्वल कंसंट्रेशन। अब इन दोनों में k की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती है तो हम जाते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में। यहाँ हम a माइनस एक्स, एक्स, t की वैल्यूज़ लगाएंगे और अलग अलग टाइम पे हम k निकालेंगे, k डिराइव करेंगे। जहाँ अगर k की वैल्यू यहाँ पे सब वैल्यूज़ कांस्टेंट आ जाती हैं तो रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर। इस इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कह रहे हैं। आप हिट एंड ट्राई कर रहे हो, आप फर्स्ट ऑर्डर में डाल रहे हो वैल्यूज़ को, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, थर्ड में कर रहे हो। जहाँ k की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। आपको समझ आ गई होगी किस तरह से हमने किया। आप न्यूमेरिकल करोगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं हाफ लाइफ पीरियड मेथड पे। इसको फ्रैक्शनल चेंज मेथड भी कहते हैं। तो ये हाफ हम कर चुके हैं। हाफ लाइफ क्या है? व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट और A बिकम्स A बाय 2, वो होता है टी हाफ। तो टी हाफ कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आया था 0.693 अपॉन के, जहाँ टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए पे डिपेंड नहीं करता है। तो जनरल फॉर्मूला जो निकला है वो इस तरह से निकला है, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n-1 पावर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ए है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स,
तो t half is inversely proportional to the n minus 1 power of a. तो where n is the order of reaction. अब आपको देखिए जब n 1 होगा तो ये 1 minus 1 0. तो हमें पता है t हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए a पे डिपेंड नहीं करता. सेकेंड ऑर्डर के लिए हो जाएगा 2 minus 1. तो t हाफ होगा 1 upon a. और थर्ड ऑर्डर के लिए हो जाएगा 3 minus 1 a स्क्वेयर. तो t हाफ हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 upon a स्क्वेयर. तो ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया है. अब n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस लेंगे. एक में t हाफ 1, दूसरे में t हाफ 2 और a2 एक में और a1 दो लेके फिर हम n की वैल्यू को निकालेंगे. इधर देखिए t हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 upon a1 n minus 1. दूसरी इक्वेशन लेंगे t हाफ 2 1 upon a2 n minus 1. एक दूसरे को डिवाइड करेंगे और उसके बाद लॉगरिथम लेंगे और यहाँ हमको n की वैल्यू मिल जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ये हाफ लाइफ पीरियड से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने बताया. अब हम आगे चलते हैं. आइसोलेशन, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड. आइसोलेशन मतलब एक को आप आइसोलेट कर दो. कैसे? अब ये जो रिएक्शन है ये वहाँ काम आती है जहाँ रिएक्टेंट दो से ज़्यादा होते हैं. ये देख रहे हैं आप A, B and C तीन रिएक्टेंट्स हैं. यहाँ पर रूल लागू होता है जो मैं आपको स्यूडो ऑर्डर में करा चुकी हूँ. वो ये कि अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में है तो sometimes taking a large excess of concentration of particular reactant may change the mechanism of a composite reaction. जब कोई reactant excess में है तो rate of reaction उस reactant पे depend नहीं करेगा. ये हम pseudo order reaction में पढ़ चुके हैं जहाँ water हम excess में ले रहे थे तो rate of reaction water पे depend नहीं कर रहा था. बट वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे. हमारे पास है तीन reactant A, B और C. तो एक समय में हम क्या करेंगे, B और C को एक्सेस ले लेंगे. तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ A की कंसंट्रेशन पर, और इसका ऑर्डर निकाल लेंगे. तो ऑर्डर आ गया अल्फा. अब A और C को एक्सेस में ले लेंगे तो ऑर्डर किसका आएगा, B का. अब A और B को एक्सेस में लेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा C का. तो इधर ऑर्डर आ गया बीटा और इधर आ गया गामा. इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल ऑर्डर. इधर देखिए ये रिएक्शन है A, B और C की. हम आइसोलेट कर रहे हैं A को. कैसे करेंगे, B और C को हमने एक्सेस में ले लिया. ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगा A. ऑर्डर आ गया P. इसके लिए हमने ऑर्डर ले लिया स्मॉल p. कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा स्मॉल p. अब हमने क्या किया, A और C को एक्सेस में किया. ध्यान से देखिए A और C एक्सेस में है तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे निर्भर करेगा, B की कंसंट्रेशन पे. तो ऑर्डर किसका निकलेगा, B का. माना वो ऑर्डर है Q. ठीक है. अब तीसरा है A और B को एक्सेस में ले लेंगे. ये दोनों एक्सेस में है तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, C पे. तो इसके लिए हम ऑर्डर निकाल लेंगे. तो वो मान लिया हमने R है. तो हमारे पास तीनों के ऑर्डर अलग अलग आ गए. आइसोलेट कर लिया. पहले A को आइसोलेट किया हमने इन दोनों से, B C से. फिर B को आइसोलेट किया. फिर C को आइसोलेट किया इन दोनों को एक्सेस में रख के. और तीनों के हमने ऑर्डर्स निकाल लिए. A का ऑर्डर है B का ऑर्डर है Q और C का ऑर्डर है R. अब तीनों को हमने जोड़ दिया और हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया. तो ये उन्हीं रिएक्शंस के लिए है जहाँ पर दो से अधिक रिएक्टेंट्स होते हैं. यहाँ पर तीन रिएक्टेंट्स हैं और इसको ऑस्वाल्ड आइसोलेशन मेथड ऑस्वाल्ड ने दिया. और आइसोलेशन आप समझ गए होंगे कि एक को हम आइसोलेट कर देते हैं, दो को हम एक्सेस में ले लेते हैं. तो ये तीनों मेथड, ये मेथड किए. अब एक और मेथड है हमारे पास, वो है ग्राफिकल मेथड, डाटा प्लॉटिंग मेथड. ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ. हर रिएक्शन के साथ उनके ग्राफ्स बताए थे मैंने आपको. फिर भी आप
अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो भी आ रहा है हमारा, उसको कंसंट्रेशन के बीच में प्लॉट करते हैं, इस तरह की लाइन आती है, तो उससे प्रूव होता है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आपको वैल्यूज़ लगानी, सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी, ग्राफ बनाना पड़ेगा कंसंट्रेशन और dx/dt के बीच में। तो अगर ग्राफ इस तरह का आता है तो इट प्रूव्स इट इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर dx/dt कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ इस तरह का आता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और dx/dt कंसंट्रेशन स्क्वायर के बीच में ग्राफ है, ध्यान देना यहाँ पर, और इस तरह का आता है तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर आप वैल्यू से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और ग्राफ्स देखते हैं तो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ज़ीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो आज इस तरह मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। पहले हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कर चुके हैं, और आज हमने किया कि किस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली या आप ग्राफिकल मेथड से या आप हाफ लाइफ पीरियड मेथड से या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आपने पहले से निकाली हुई हैं उनसे, और अगर रिएक्टेंट्स दो से ज़्यादा हों तो आप ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड से रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। थैंक यू।